साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हमारी चल रही इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज डे 3 है और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये निर्देश भी देने की कोशिश करूंगा कि साथियों आप लोग अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं 2021 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की या 2020 में अंतिम समय में जो भी कोई एग्ज़ाम है उसमें आप अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकती है। तो बस पहली बात तो यही है कि आप लोग नित्य प्रतिदिन अपना एक रूटीन बना लें कि आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और वो प्रैक्टिस चाहे आप स्वयं करें या किसी की मदद लेकर के करें, दोनों ही बातें जो भी आपको उचित लगती है वो आप स्वीकार कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम जो कलेक्शन लेकर के आए हैं अपने सवालों का वो देख लीजिएगा मेरे साथ। तो साथियों पहला सवाल है, 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इसमें आप देखेंगे कि 21A में नया पॉइंट जोड़ा गया और इसी में जाकर के ये हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया। तो आप तो एक 21A याद रखेंगे, जिसमें आपको ये याद रखना है। और वैसे तो आप एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जैसे ये लिखा है 86वां संविधान संशोधन, तो आपको जानकारी होगी कि अभी 1986 ये जो सन दिख रहा है और इसी से जुड़ी हुई है 1986। तो अभी जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986, उसकी जगह अब नई शिक्षा नीति लेकर के आ गए हैं 2020। तो आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन 2003 जुड़ा हुआ है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से, और साथ ही अभी जो चेंजेस हुए हैं पुरानी शिक्षा नीति में 1986 की, और उसकी जगह अब आ गई है नई शिक्षा नीति 2020। तो पहली सवाल आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य सदन में मौखिक लिख दिया शायद मौखिक रूप से चाहता है? तो द आंसर इज तारांकित। चलिएगा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाउस है या कोई भी ये सदन होता है, उसमें 3 प्रकार के सवाल उठ सकते हैं। स्टार्ड, जिसे तारांकित बोलते हैं, दूसरे अतारांकित होते हैं, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से पहला जो आपके सामने लिखा हुआ है तारांकित। तो तारांकित प्रश्नों में क्या होता है कि इन पे एक स्टार बना दिया जाता है, और स्टार का मतलब ये होता है जिन सवालों पर स्टार लगा होता है वो आंसर जिससे भी पूछा जा रहा है, कोई मंत्री हो सकता है, तो उसका आपको मौखिक ही आंसर देना पड़ेगा। और मौखिक आंसर अगर पूछा जा रहा है तो बदले में वहीं पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तारांकित प्रश्नों में अगर जवाब आपके सामने ही है, मौखिक तौर से पूछा जा रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो मौखिक तौर से पूछे जाने पर पूरक प्रश्न, क्या बोलते हैं, पूरक, यानी कि कोई कमी रह गई है, आपको उस सवाल से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो आप उसके पीछे एक पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये खास बात होती है तारांकित प्रश्नों की। वहीं दूसरे शब्दों में अगर आप लोग देखें अतारांकित प्रश्न, तो उन पर स्टार नहीं बना होता है और उनके जो आंसर्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं लिखित तौर पे। तो आपको ध्यान रखना है, जो तारांकित हैं वो मौखिक आंसर दिए जाते हैं, और जो अतारांकित सवाल होते हैं उनके आंसर लिखित दिए जाते हैं, और इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। क्योंकि साथियों अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति रिटर्न में आंसर दे रहा है घर से, तो वो उसके बाद पूरक प्रश्न एकदम से नहीं पूछे जा सकते, जो बैकअप में पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और अल्प सूचना के प्रश्न हैं वो नॉर्मली पूछे जाते हैं, उसकी कोई विशेष बात आती नहीं है एग्ज़ाम में, तो मैं वहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा। बस ये समझ लीजिएगा कि उसमें अल्प सूचना का मतलब है कि जो समय दिया जाता है किसी भी मंत्री को जवाब देने के लिए, उसमें बहुत कम समय दिया जाता है। तो ये बात आपकी ध्यान रखनी है आपको। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची का विषय, तो 8वीं अनुसूची का विषय है भाषाएं। तो इसमें अभी जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उनकी संख्या है 22।
तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं लिखी गई हैं 8वीं अनुसूची में, लेकिन ये सारी भाषाएं एक साथ नहीं आ गई। तो इसमें एक सवाल है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर इज सिंधी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मूल संविधान था हमारा, उस संविधान में यानी कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 14। दोबारा से देख लीजिएगा, जो 8वीं अनुसूची है हमारी, इसमें जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 14, लेकिन उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1967 में, और उसके बाद इसमें एक भाषा जोड़ी गई जो थी सिंधी, और इस तरीके से जो भाषाएं जुड़ करके हो गई 1967 तक वो हो गई, प्लस इसमें 1 कर दीजिएगा, तो ये 15 भाषाएं हो गई। अब 15 भाषा के बाद आप देखेंगे कि अभी और भी सुधार इसमें हुआ, तो मैंने साथ में ही ऐड करना शुरू कर दिया है, आप लोग इस चीज़ को देखते रहें। तो दूसरी बार जब भाषाएं जुड़ी, इसमें जुड़ी 3 भाषाएं, और जब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003, तो इसमें जुड़ी 4 भाषाएं। 4 भाषाओं में मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आपको 3 ये बतानी है कि ये वाली भाषाएं कि 3 भाषाएं कौन सी थी जो 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ दी गई हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप देखिएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। पहले कितनी थी? 14, फिर जुड़ी 1 प्लस, उसके बाद जुड़ी 3 और उसके बाद जुड़ी 4। तो ये भाषा देखते हैं 14 और 1 15 और 15 3 18 4 22। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये भाषाएं जुड़ती रहीं और ये आपका संविधान संशोधन पूरा होते होते अब 22 भाषाएं आपकी जनरेट हो गई हैं। तो चलिएगा, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियों का क्रम बताइए। तो पहली बात तो यही है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। तो साथियों, आपको पता है कि पहले हमारा जो व्यवस्था थी वो 2 लेवल की थी, 2 लेवल्स। अब 2 लेवल का मतलब ये था कि ऊपर केंद्र सरकार और नीचे राज्य सरकार। लेकिन जब आपको पता है कि इसमें हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 40वां अनुच्छेद, तो 40वें अनुच्छेद में ये पहले ही व्यवस्था कर दी गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जा सकता है, और ये जो प्रभावित थी व्यवस्था, ये थी गांधी जी से। तो गांधी जी के जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर के ये व्यवस्था ऑलरेडी संविधान में रखी गई थी, और इसी को क्रियान्वित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ये 1993 की बात है, 1993। तो आपको ध्यान रखना है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जोड़ करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था को ऐड कर दिया गया। और इस ऐड करने के साथ ही आप देखेंगे कि भारत में जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय हो गई। अब ऊपर हो गया आपका केंद्र सरकार, फिर मध्य में राज्य सरकार, और नीचे हो गया जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, स्थानीय शासन जिसे बोलते हैं, ये इसमें जुड़ गई हैं। तो आपको जुड़ी हुई ये देख लेंगे। तो इन्हीं पंचायती राज व्यवस्था से 2 अनुसूचियाँ भी जुड़ी, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब मेन सवाल पे आते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उनका एक क्रम पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। डिटेल कभी मैं विशेष तौर से बाद में चर्चा करूंगा। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति भी कह सकते हैं, 1957। उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर JVK राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन है, बिंदा छूट गया है, PK थुंगन समिति। तो क्रम देख लीजिएगा, 1957 बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, JVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगम समिति 1988। तो इस तरीके से आपके सवाल ये फ्रंट पेज के कंप्लीट हो जाते हैं। चलिएगा आगे। यहाँ पे आप लोग देखें कि जो पहला सवाल है, अफ्रीका के मूल निवासी। तो इसमें पहली बात, मूल निवासी कौन है अफ्रीका के? पिग्मीज। तो पहली बात आपको देखनी है, पिग्मी मूल निवासी हैं अफ्रीका के। जैसे अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियंस, तो वैसे ही यहाँ अफ्रीका के मूल निवासी है पिग्मीज। किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो नदी घाटी आपको दिख रही है, कांगो नदी।
एक बड़ी भारी समस्या है पिग्मीज़ के लिए, क्योंकि ये कांगो नदी अगर आप जानते हो तो कुछ इस तरीके से है, और 0 डिग्री जो लाइन है उसको ये 2 बार काटती है। अब 2 बार काटती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कांगो नदी भूमध्य रेखा से होकर के जाती है, और यहाँ पे जो वर्षा का स्तर है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और नीचे का जो क्षेत्र है, मतलब यूँ कह लीजिएगा हर दिन वर्षा होती है, तो सारा जो नीचे वाला क्षेत्र है ज़मीन वाला ये सारा हिस्सा, तो ये दलदल है, आप समझ सकते हैं, ये सारी दलदल है। तो ये जो पिग्मीज़ हैं ज़्यादातर पेड़ों पे निवास करते हैं, तो आपको देखना है कि इस दलदल से बचने के लिए और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पिग्मीज़ ऊपर रहते हैं पेड़ों पर। और किस नदी की घाटी में रहते हैं? कॉन्गो नदी की घाटी में। तो ये आपको सवाल कुछ हैं जो महत्वपूर्ण ध्यान रख लेने हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। समुद्र की गहराई का मात्रक है 1 फैथम। तो आपको बताना है कि 1 फैथम में कितने फिट होते हैं? तो राइट आंसर इज़ 6 फीट। लेकिन मैं आपको एक और बताऊंगा कि ये तो गहराई का हो गया नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकली हो गया, लेकिन एक हॉरिजॉन्टली भी होना पे जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं नॉटिकल मील। एक मील होता है जो आपने देखा होगा कि हम लोग नॉर्मली नापते हैं, लेकिन पानी में अगर हमें लंबाई नापनी हो तो हम लोग नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक लंबाई का मात्रक है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो जो वैसे नॉर्मली मील है तो वो होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर हम लोग नॉटिकल मील देखें तो इसमें 1.8 किलोमीटर समथिंग, यानी कि अगर कॉन्क्लूज़न निकाला जाए तो नॉटिकल मील थोड़ा ज़्यादा होता है मील से। वैसे तो माइल भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि नॉटिकल मील नॉर्मली मील से या भौमिक मील से बोलते हैं, उससे ज़्यादा ये होता है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। हिंद महासागर के सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो पहली बात तो है जो सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप है हिंद महासागर का वो है मेडागास्कर। लेकिन आपके लिए काम की बात ये हो सकती है कि ये शायद जब आप देखेंगे कि प्लैनेट जब मूव करता है जैसे अर्थ, तो ये भी मूव कर रही है, तो पृथ्वी के कुछ हिस्से या आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पर महाद्वीपों के कुछ हिस्से अलग अलग होते जा रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे बाद में थ्योरी। तो ये जो मेडागास्कर है ये अलग होकर के बना है अफ्रीका से। किससे साथियों? अफ्रीका से। तो आपको ध्यान रखना है भले ये हिंद महासागर में है, लेकिन ये टुकड़ा टूट करके मोजाम्बिक की साइड वाला ये अलग हो गया, और ये अफ्रीका का पहले हिस्सा होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अलग है। अब आपके लिए होमवर्क, ये तो हुआ हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन आपको नॉर्मली बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये सॉरी यहाँ पे महाद्वीप लिखा गया, ये द्वीप कर ले जाएंगे आप इसको, तो द्वीप ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रविष्ट होती हैं? तो नॉर्मली 200 मीटर। तो यहीं तक ज़्यादातर आपके जीव जो मिलते हैं, जीव और प्लांट्स, तो दोनों ही चीज़ें, तो वो आपको ज़्यादातर 200 मीटर तक की ही दूरी पर मिल जाएंगे। ज़्यादा गहराई में जाते हुए अगर आप चाहते हैं, ये मान लीजिएगा सरफेस है, और सरफेस से अगर आप डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की तरफ घटते घटते जो जीवों की संख्या है वो घटती जाती है, ये मतलब कम होती जाती है नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब आप पढ़ते हैं तो जैव भार एक टर्म आता है पर्यावरण में, जैव भार। तो जैव भार का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा जीव हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये जो क्षेत्र है बिल्कुल 200 मीटर तक का, तो यहाँ अधिक जीव मिलते हैं, और जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। तो चलिएगा ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, 1915 में बम्बई में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में किस गवर्नर ने भाग लिया? तो उन गवर्नर का नाम है लॉर्ड विलिंगटन। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जिस समय इन्होंने भाग लिया ये उस समय भारत के गवर्नर नहीं थे, ये बाद में 1931 से 36 तक रहे। लेकिन उससे पहले ही ये जब गवर्नर थे ब्रिटिश प्रांत के, तो तब इन्होंने बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से गवर्नर थे जिन्होंने बम्बई के अधिवेशन में भाग लिया है।
कांग्रेस के अधिवेशन में। चलिएगा, ये बात भी आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ अब पढ़ लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो आज की प्रैक्टिस में आपका काफ़ी हिस्सा लेने वाले हैं। तो चलिएगा, पहला सवाल, फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो साथियों आपको पता चल गया होगा, आंध्र प्रदेश। वैसे अगर आप लोग करंट पढ़ रहे होंगे तो बस रिवीजन बाकी है। और आंध्र प्रदेश से भारत की पहली फ्रूट ट्रेन भी चलाई गई। तो आपको ये साथ ही पता होना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य भी बन गया है और यहीं से पहली फ्रूट ट्रेन भी बनाई गई थी। और वो जो भेजी गई थी JNPT को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और इसमें क्या था? सिर्फ बनाना। साथियों, केले को पूरी तरीके से भर करके इसको भेजा गया था JNPT में आप लोग देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये मुंबई में है। और यहाँ से फिर सप्लाई हुआ ये कहाँ को? ईरान को। तो ये ईरान को सप्लाई करने के लिए फ्रूट ट्रेन चलाई गई आंध्र प्रदेश से, JNPT पहुँचा और JNPT से सीधे ये ईरान को ट्रांसफ़र हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं पहला सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, जून 2020 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त भार सौंपा गया? तो वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, अब उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार सौंप दिया गया है। इससे ये कंक्लूजन में निकलता है कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। क्या कहा साथियों? कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब आपको बताने की आर्टिकल नंबर कौन सा है, किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया जा सकता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं नित्य प्रतिदिन अपने इस सीरीज़ में थोड़ा सुधार करता रहूँगा, तो आप लोग इस चीज़ को देखते रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने साथियों को भी बताएं साथ ही साथ, ताकि वो लोग भी अपने घर बैठे हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट सवाल, भारत के पहले अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HFC की स्थापना कहाँ की गई है? चेल्लेरे, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जगह है चेलकेरे। यहाँ पर जो मानव अंतरिक्ष में जाएंगे उनका ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये बात है यहाँ के अंतरिक्ष उड़ान अड्डे की। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल से सवाल था। उसके बाद देखेंगे 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बजट पेश कौन करता है। देखो यहाँ से आपको सवाल बन जाने हैं काफ़ी, तो वो पेश करते हैं वित्त मंत्री। हालांकि आपको पता होगा कि अभी जो बजट था वो आम बजट और रेल बजट, ये दोनों अलग अलग पास होते थे। तो आम बजट के लिए वित्त मंत्री काम करते थे और रेल बजट के लिए रेल मंत्री। लेकिन अभी शायद 2017 में ये क्या कर दिया कि 17 में ही इसको रेल बजट को आम बजट से ऐड कर दिया गया है। तो अब एक ही बजट आता है और उसको वित्त मंत्री पेश करते हैं और वो है आम बजट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। पहले क्या होता था कि ये फरवरी लास्ट में पेश किया जाता था, लेकिन अब इसका समय चेंज कर दिया गया है। चलिएगा, लेकिन इस बार का कितना बजट है? 30.42 लाख करोड़। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि आपके सारी काम आ सकती है। तो चलिएगा, इतने लाख करोड़ की ये जो बजट है वो पेश कर दिया गया। खैर चलिएगा, आज का आपका वीडियो समाप्त होता है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।